Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Achievers. In today's session, we are going to discuss about the UGC नेट एग्जाम की एक टॉपिक है जिसका नाम है कम्युनिकेशन थ्योरी। ये जो है यूजीसी नेट एग्जाम में फर्स्ट पेपर में भी पूछा जाता है और सेकेंड पेपर जो होम साइंस का है उसमें भी पूछा जाता है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन की थियरीज को कि क्या क्या थियरीज हैं और इन थियरीज में अलग अलग थियरीज में क्या क्या कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। बेसिकली अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन थियरीज में जाने से पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज अ कम्युनिकेशन। सो बेसिकली कम्युनिकेशन इज अ we can say is a exchange of information, emotions, feeling, anything, and this is a continuous process. ये ब्रेक नहीं होती है। एंड कम्युनिकेशन का रोल है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप यहाँ से सपोज ये है सेंडर, ठीक है, और इसने ये इंफॉर्मेशन भेजी रिसीवर के पास और रिसीवर ने जब तक उसको समझा नहीं, मीन्स जब तक उसका उसने फीडबैक नहीं दिया, तब तक हम ये जो है ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि जो कम्युनिकेशन है हमारा वो जो है सक्सेसफुल हुआ। सो एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए ये होना जरूरी है कि जो रिसीवर है उसका फीडबैक आना जरूरी है। तभी हम ये समझ पाएंगे कि हमने जो बात अपनी कही वो अगले ने समझी। सो बेसिकली कम्युनिकेशन इसके ही बारे में है, इसके कई कॉन्सेप्ट दिए गए, कई स्ट्रक्चर है, इसके बारे में कई सारी थियरीज हैं। पर बेसिकली जो हमारा कम्युनिकेशन है उसको जो है दो पार्ट में मेजरली डिवाइड किया गया, जिसमें एक होता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन और एक होता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में है जिसमें हम साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं, जो नॉन वर्बल होती है, और जो वर्बल होती है उसमें जो हमारा वर्बल में क्या होता है कि जो हमारा रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू जो हम कम्युनिकेशन करते हैं वो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। सो इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बाकी की चीज़ें डिटेल्स में हम उसको किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट आज के सेशन में जो हमको डिस्कस करना है वो है हमारी कम्युनिकेशन थियरी के बारे में कि कम्युनिकेशन थियरी से क्या क्या है, किस किस थियरी ने क्या क्या कहा था कम्युनिकेशन के बारे में। बेसिकली थियरीज दी गई थी कम्युनिकेशन की, तो उनका जो मेन मोटो था कि यही मतलब डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव आए। कुछ थियरी ने बोला कि कम्युनिकेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इस तरीके से होता है या फिर इस तरीके से इस पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है, ऑल दैट थिंग्स। तो हम देखते हैं कि करके कि एक एक थियरी ने क्या कहा। और याद रखिए ये एक एक थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में भी पिछले साल आपने देखा होगा कम्युनिकेशन थियरी से क्वेश्चन, एंड सेकेंड पेपर में भी जो होम साइंस का है उसमें भी देखने को मिला था। तो ये दोनों पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एज वेल एज जो लोग अभी FCI AGM की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी कम्युनिकेशन थियरी जो है कम्युनिकेशन का एक है सिलेबस में एक टॉपिक, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो वीडियो है ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो शुरू से लेके अंत तक वीडियो में बने रहिए। कोई भी अपना सजेशन होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे हम उस चीज़ को इम्प्रूव कर पाए। किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहते हैं अगर ये भी बताएं तो बेहतर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। सबसे पहले जो हमारा थियरी है वो है एक्टर नेटवर्क थियरी। सो एक्टर नेटवर्क थियरी क्या बोलती है? दिस थियरी सजेस्ट दैट human and non-human factors are equally influential in the success of technological innovation and scientific knowledge creation. एक्टर नेटवर्क थियरी बोलती है कि ह्यूमन हो, ओके, या नॉन ह्यूमन हो, यानी कि ह्यूमन और नॉन ह्यूमन जो फैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, इक्वली इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, सक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड साइंटिफिक नॉलेज को। दैट मीन्स कि ह्यूमन ने तो चीजें बनाई, बट अगर आप इस टाइम पे देख रहे हो, ठीक है, तो आप अगर इस लेक्चर को यूट्यूब पे देख रहे हैं, कोई लैपटॉप के थ्रू देख रहा है, कोई मोबाइल के थ्रू देख रहा है, तो ये क्या है, ये ह्यूमन सोर्स तो नहीं है, ये नॉन ह्यूमन फैक्टर्स है। सो किसी भी चीज को एक्टर नेटवर्क थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी चीज जो है, चाहे वो साइंटिफिक नॉलेज हो, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो,
ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन फैक्टर का जो है इक्वली इन्फ्लुएंस होता है इन सारी चीजों की सक्सेस में, इन सारी चीजों के क्रिएशन में। The theory look at how networks are formed and how these networks contribute to these successes. It suggests that no one person or thing is solely responsible for the advancement. ये थियरी बोलती है कि सजेस्ट करती है कि हाउ नेटवर्क, जो नेटवर्क होते हैं, हाउ आर फॉर्म, वो किस तरीके से बनते हैं, एंड हाउ दिस नेटवर्क कंट्रीब्यूट टू दिस सक्सेस, और कैसे वो जो नेटवर्क की चेन बनती है वो कैसे जो है इन सारी जो सक्सेस चीजें हैं उसमें कैसे अपना कंट्रीब्यूशन देती है। इस थ्योरी का कहना है कि कोई भी सिंगल पर्सन, कोई भी अकेले जो है कोई एक बहुत बड़ी एडवांसमेंट, बहुत बड़े अचीवमेंट के लिए अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे वो वाली कहावत सिद्ध होती है कि अकेला चना भाड़ नहीं होता। तो ये थियरी का यही इतना सा कहना है कि कोई भी चीज हो, ठीक है, चाहे वो साइंटिफिक नॉलेज का क्रिएशन हो, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो, उसमें ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन फैक्टर दोनों जो है इक्वली इन्फ्लुएंस करते हैं उन चीजों को। और कोई भी चीज जो है, कोई भी एडवांसमेंट हुआ, कुछ भी क्रिएशन हुआ, तो उसमें सिर्फ एक ह्यूमन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है या फिर सिर्फ एक वन पर्सन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके साथ कई सारे फैक्टर हैं जो नोन भी हो सकते हैं, अननोन भी हो सकते हैं। वो सारे चीजों का जब एक पर्टिकुलर चेन बना, वो सारी चीजें एक फेवरेबल कंडीशन में आए, देन ही वो चीज बनी। सपोज एक एग्जांपल के तौर पे अगर आप लें, तो अगर आप लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, आपको लगेगा कि आपने ये अकेले एक्सपेरिमेंट किया, बट क्या उस पर्टिकुलर रिएजेंट, उस पर्टिकुलर केमिकल, उस पर्टिकुलर मशीनरी के बिना भी वो चीज हो सकती थी क्या? नहीं। तो एक्टर नेक्टर थियरी का बेसिकली जो कहना है वो यही है कि कोई भी चीजें हो, कुछ भी हो, कुछ भी आप बड़ा क्रिएट करते हैं, कुछ छोटा ही क्रिएट करते हैं, कोई नॉलेज, तो उसके लिए कोई एक पर्सन जो है वो सोलली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ओके, तो ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो चलिए अगले पे चलते हैं, अगली थियरी के बारे में। अगली थियरी है हमारी एडाप्टिव स्ट्रक्चरेशन थियरी, जिसको हम एएसटी भी बोलते हैं। देखते हैं इस थियरी में क्या है। एडाप्टिव स्ट्रक्चरेशन थियरी, दैट इज एएसटी, कहती है कि ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट रूल एंड रिसोर्सेज विच आर डिफाइंड एज स्ट्रक्चर्स। यानी कि जो ग्रुप होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो कुछ रूल एंड रेगुलेशन और कुछ रिसोर्सेज को डिफाइन करते हैं, जिनको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। सपोज आप कहीं पे जाते हैं, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया, तो उसके पर्टिकुलर फी का क्राइटेरिया होता है कि फी इतनी है, टाइमिंग इतना है। तो ये सारे क्या है, आपको एक स्ट्रक्चर दिए, ठीक है। तो एडाप्टिव स्ट्रक्चरल थ्योरी में जो पहला लाइन है वो क्या है कि जो भी ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन है, रूल क्रिएट करते हैं, रिसोर्सेज जो प्रोवाइड करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर फ्रॉम सोशल सिस्टम विच डेवलप ए लाइफ ऑफ देयर ओन, द क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चर अफेक्ट डिसीजन मेकिंग एंड डिसीजन आल्सो अफेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो ये स्ट्रक्चर होते हैं वो जो सोशल सिस्टम से फॉर्म होते हैं, वो उनकी अपनी एक खुद की एक लाइफ जो है उस दैट काइंड ऑफ लाइफ को डेवलप करते हैं। और जैसी क्वालिटी होती है स्ट्रक्चर की, ठीक है, वैसा ही हमारा डिसीजन, मतलब स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर की क्वालिटी जो है डिसीजन को अफेक्ट करती है, एंड जो डिसीजन है वो भी क्या करता है, स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। दैट मीन्स कि जैसा हमारे रूल रेगुलेशन, जैसे हमारे रिसोर्सेज हैं, सपोज हमारे पास अगर रिसोर्सेज कम है, प्रॉपर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आपके पास इस थियरी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर मतलब रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं है, तो आपका जो डिसीजन इन रिजल्ट जो आएगा, हो सकता है कि वो अच्छा ना आए, या फिर आपके पास रिसोर्सेज बहुत हैं, आपके पास पढ़ने के बहुत जो है रिसोर्सेज हैं, आप यहाँ से जो अच्छी चीजें हैं, इतने सारे एजुकेटर है, अनअकैडमी है, यूट्यूब है, ग्रेटअप है, 20 तरीके की चीजें हैं, कहीं से आपको जो अच्छी इंफॉर्मेशन मिले, आपके पास रिसोर्सेज जो है वाइड रिसोर्सेज हैं, तो उससे क्या होगा कि वाइड रिसोर्सेज हैं, इट मीन्स आपकी नॉलेज भी इंप्रूव हो रही। तो यहाँ पे इसका सीधा सीधा मतलब ये चीज है कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, इसकी भाषा में जो स्ट्रक्चर्स हैं,
वो हमारे क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते हैं। डिसीजन जो है हमारा वो भी हमारे स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये थियरी जो है इसमें इतना ही था। देन है हमारी थर्ड थियरी जो है एजेंडा सेटिंग थियरी। एजेंडा सेटिंग थियरी में क्या होता है कि दिस थियरी सजेस्ट दैट मास मीडिया ऑर्गेनाइजेशन डिटरमिन what the general population consider newsworthy by deciding how much attention a news story receive। इसमें क्या होता है कि कोई भी ये थियरी बोलती है कि इसमें बेसिकली मास मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बोला गया था कि जो मास मीडिया है वो मतलब एक जनरल पॉपुलेशन को कंसीडर करके उनके अकॉर्डिंग वो क्या चाहते हैं वैसा न्यूज को क्रिएट करती है जिससे उनकी न्यूज को ज्यादा अटेंशन मिले, ठीक है, और उनको मतलब उनकी टीआरपी वगैरह इंक्रीज हो। तो मतलब इसमें क्या है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो मुद्दा किसी मतलब का नहीं होता है, बट अपने फायदे के लिए अटेंशन गेन करने के लिए, क्योंकि हाँ इससे लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो वो उस तरीके का जो है न्यूज दिखाते हैं। तो ठीक है, और ये आज के सिनेरियो में आप देख भी रहे होंगे, ये बहुत ही सटीक जो है ना ये थ्योरी बैठती है। तो ये हो गए, आज हमने 3 थ्योरी देखी, आगे इसकी चलते हैं, आगे की थ्योरीज देखेंगे। फिर आती है हमारी कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी में क्या है, देखते हैं इसमें क्या है, इस थ्योरी ने किस बारे में बात की है। कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी में क्या कहता है, इट इज द साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट दैट result from holding two contradictory or incompatible beliefs or attitudes। मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो किसका रिजल्ट होता है कि मतलब उसमें टू कॉन्ट्राडिक्टरी और इनकम्पेटेबल बिलीफ को और एटीट्यूड को आप रखते हैं, जिसकी वजह से जो है कॉग्निटिव से आप समझ सकते हैं कि ये किससे रिलेटेड होगा, माइंड से रिलेटेड होगा। तो डिसोनेंस मतलब आप समझ सकते हैं मतलब माइंड में कुछ बड़ी सी हलचल वाली चीज, ठीक है। तो कुछ चीजें जो है एग्जाम में जब कभी हो, हमें 100% तो किसी को भी कुछ नहीं याद हो सकता, एंड एनटीए भी कुछ ना कुछ हमेशा एक्सपेरिमेंट करते ही रहता है एग्जाम में। तो वहाँ पे बेसिक सी चीज क्या है कि हम जो है क्वेश्चन के शब्दों से ही समझ के कभी कभी उसका आंसर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। हमेशा तो नहीं होता, मैं नहीं कह सकती कि हमेशा सही होगा, पर हाँ कभी कभी जैसे कुछ क्लू हमको मिल जाते हैं क्वेश्चन में, उनकी लाइंस में, तो वहां से हम जो है इस चीज को बहुत अच्छे से जो है पेपर को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मतलब बोल रहा है कि कोई भी मतलब एक साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसमें ये होता है कि मतलब आप दो इनकम्पेटेबल कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब दोनों एक दूसरे से मैच करती हुई चीजों, मतलब आप एक तो बोले कि हमें गॉड पे बहुत भरोसा है और दूसरा बोले कि गॉड तो है ही नहीं, तो क्या हो गए, ये तो दो इनकम्पेटेबल कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स हो गई ना। तो इससे क्या होता है भाई, आप तो एक डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, एक ही पर्सन के बारे में आपके दो बिलीफ हैं, तो जाहिर सी बात है आपके कॉग्निटिव डिसोनेंस तो होगा ही। इसमें एक एग्जांपल है कि वन कैन लाइक अ पर्सन बट डिसअप्रूव ऑफ देयर हैबिट, जिसमें हो सकता है कि आप किसी पर्सन को मतलब पसंद तो बहुत करते हो पर उसकी आदतें अच्छी आपको नहीं लगती हैं। तो इसमें क्या होता है कि द थियरी सजेस्ट दैट अ पर्सन लुक फॉर बैलेंस इन देयर बिलीफ। तो उसमें क्या है, उसके साथ ऐसी प्रॉब्लम तो होती है बट वो क्या इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो बैलेंस बनाने के चक्कर में उसके दिमाग में बहुत सारी उथल पुथल चलती है, ठीक है। आप लोगों के साथ भी बहुत ऐसा होता होगा, हो सकता है कि आपका दोस्त आपको बहुत पसंद है पर उसकी कुछ आदतें आपको नहीं पसंद है। तो एट द सेम टाइम क्या है कि मतलब दो चीजें आप रख रहे हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट है आपके चॉइस के बीच में। तो ये होती है कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, जो इसके बारे में बात करती है। फिर आती है हमारी कम्युनिकेशन एकोमोडेशन थ्योरी। कम्युनिकेशन एकोमोडेशन थ्योरी में क्या है देखते हैं। कम्युनिकेशन एकोमोडेशन थ्योरी बोलती है कि व्हेन पीपल एकोमोडेट और एडजस्ट देयर कम्युनिकेशन स्टाइल टू अदर्स, these changes in verbal and non-verbal style are done through two-way divergence and convergence। इसमें क्या है कि जब कोई पीपल एकोमोडेट करता है या फिर एडजस्ट करता है अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को दूसरों के अकॉर्डिंग, तो ये चेंजेस जो हैं वर्बल या नॉन वर्बल स्टाइल में होते हैं। और ये दो तरीके से होते हैं, एक तो होते हैं डाइवर्जेंस और एक होते हैं कन्वर्जेंस। डाइवर्जेंस कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे आपको डाइवर्जेंस इज यूज टू हाईलाइट ग्रुप, इट इज यूज बाय ग्रुप विथ स्ट्रॉन्ग एथनिक और रेशियल पीपल। डाइवर्जेंस वहाँ पे हम यूज करते हैं जब उस पीपल से हमें कम्युनिकेट करना होता है जिनका स्ट्रॉन्ग एथनिक और रेशियल प्राइड होता है, ठीक है।
कन्वर्जेंस जो है वहां पे यूज करते हैं हम जहाँ पे पावरलेस इंडिविजुअल होते हैं, मतलब सोशल अप्रूवल के लिए, उनकी फोकस मैचिंग के लिए, कम्युनिकेशन स्टाइल है पर्सन विद होम दे आर स्पीकिंग। मतलब जो पावरलेस पीपल होते हैं, लाइक हम कह सकते हैं कि वो मतलब एक आम नागरिक, ठीक है, तो वो मतलब दूसरों से अप्रूवल के लिए, सोशल अप्रूवल के लिए अपने कम्युनिकेशन स्टाइल में कुछ चेंजेस करते हैं कि हम किसी बड़े से कैसे बात करें। वो वाली जो चीज होती है वो कन्वर्जेंस होती है। और डाइवर्जेंस वाली जो चीज होती है, ये डाइवर्जेंस वो वाले पीपल होल्ड करते हैं जो मतलब रेशियल प्राइड में होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, एथनिक मतलब कह सकते हैं पावरफुल, ठीक है। तो कम्युनिकेशन एकोमोडेशन थ्योरी वो बोलती है कि आप दूसरे के अकॉर्डिंग जो है अपने उसको जो है आप चेंज करके रखते हैं, दूसरों के अकॉर्डिंग आप अपनी चीजों को जो है अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को आप चेंज करते हैं। तो ये हो गई आपकी जो कम्युनिकेशन एकोमोडेशन थियरी। कम्युनिकेशन एकोमोडेशन थियरी में यही है कि मतलब दूसरे पर्सन से जिसको आपको बात करनी है उसके अकॉर्डिंग आप अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को, चाहे वो वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, कन्वर्जेंस हो, डाइवर्जेंस हो, आप उसको चेंज करते हैं, ठीक है। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस इज अ वे एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल इज अ टाइप। तो ये दोनों चीजें आपको मतलब ध्यान रखनी है। डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस जो है ये टाइप नहीं है कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन के टाइप वर्बल एंड नॉन वर्बल है। डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस इज अ वे by which people communicate with other person, okay। so next पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस इज अ थियरी which explain why people view the word selectively, ठीक है। कंफर्मेशन बायस ये इसमें एक्सप्लेन करता है कि क्यों जो है लोग वर्ड को सेलेक्टिवली मतलब देखते हैं। It is said that people continue to view the word selectively by choosing information and media which reinforce their belief। और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि वो कंटिन्यू जो है ऐसी चीजों को देखते हैं, ठीक है, ऐसे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, ऐसे मीडिया को यूज करते हैं जो ऐसे बिलीफ को रिइंफोर्स करने पे उनको मजबूर करती है। सपोज इस टाइम पे क्या चल रहा है, हर जगह आप न्यूज खोलिए, कुछ भी खोलिए, कोविड कोविड कोविड। सो क्या हो गया, और इतनी सारी चीजें निगेटिव हो रही है इंडिया के बारे में, तो आप देख के आपका एक सेलेक्टिव बायसनेस हो गया ना, आप एक चीज के लिए सेलेक्टिव हो गए ना कि इंडिया में जो है हेल्थ सिस्टम खराब है, इंडिया में ये खराब है, इंडिया का पीएम खराब है, ये वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं। बट एट द सेम टाइम हो सकता है बहुत सी प्रॉब्लम है, इतने सारे लोग हैं, नो डाउट कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारा कुछ तो हुआ है, पर हम उस चीज पे नहीं जाएंगे कि बुरा है अच्छा है जो भी। यहाँ पे हम कंफर्मेशन बायस के एग्जांपल ले रहे हैं कि आपको जो चीजें दिखाई जाती है बार बार, जब आपको सिर्फ एक ही पक्ष दिखाया जाएगा, किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, आपको एक ही पहलू दिखाया जाएगा और बार बार आप उस चीज को देख रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि आप जो है वर्ड को सेलेक्टिवली देखने लगेंगे, ठीक है। तो कंफर्मेशन जो बायस थ्योरी है वो बेसिकली इसके बारे में ही डील करती है, ओके। एंड अगली जो थ्योरी है वो है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म वो थ्योरी है जिसमें पीपल आर मोर कॉग्निटिवली कॉम्प्लेक्स विल बी मोर सक्सेसफुल कम्युनिकेटर because they possess the ability to create customized and sophisticated messages that pursue multiple communication goals। कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी बोलती है कि जितने भी पीपल हैं जो मोर कॉग्निटिवली कॉम्प्लेक्स होते हैं, दैट मीन्स जिनकी नॉलेज बहुत ज्यादा होती है, जिनके पास असीम ज्ञान का भंडार होता है, ठीक है, वो जो होते हैं वो सक्सेसफुल कम्युनिकेटर होते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिकल लाइफ में ये सही भी हो सकता है, नहीं भी सही होता, बट हम इस पे फर्दर डिस्कशन पे नहीं जाएंगे। हमारा मेन फोकस है कि हमें देखना है, ये थ्योरी पढ़नी है कि कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी क्या होते हैं। सो कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी बोलती मेनली यही है कि कोई भी पर्सन जितना उनकी कॉग्निटिवली वो कॉम्प्लेक्स होंगे, उनके सक्सेसफुल कम्युनिकेटर होने के चांसेस ज्यादा है बिकॉज दे पॉसेस द एबिलिटी टू क्रिएट कस्टमाइज्ड एंड सोफिस्टिकेटेड मैसेज दैट परस्यू मल्टीपल कम्युनिकेशन गोल। यानी कि वो ऐसे मैसेज को क्रिएट कर सकते हैं, उनके पास ऐसी एबिलिटी होती है कि ऐसे मैसेज क्रिएट करे, ऐसे जो है कस्टमाइज करे ऐसे मैसेज को जिनका जो है ना मल्टीपल कम्युनिकेशन गोल को वो अचीव कर पाए। उनके पास नॉलेज है तो वो ऐसा कर सकते हैं, ऐसी थ्योरी ये बोलती है। तो कंफर्मेशन बायस इसलिए होता है क्योंकि आप सेलेक्टिवली किसी एक चीज को देखते हैं और उस चीज को देख के आप इतना इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं कि आप उसी तरीके से सोचने लगते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म का है कि कोई भी जितना भी जो पर्सन जो है जितना कॉग्निटिवली कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही सक्सेसफुल कम्युनिकेटर वो होगा, ओके। सो अगला क्वेश्चन, अगला थ्योरी सॉरी
जो है कल्टीवेशन थ्योरी। कल्टीवेशन थ्योरी बेसिकली है, जिसमें कल्टीवेशन थ्योरी में बोलते हैं कि जो मीडिया है वो सेव करता है पर्सन की सेंस ऑफ रियलिटी को, बिकॉज मैनी एक्वायर इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिएटेड सोर्सेस रेदर देन डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, देयर वर्ड बिकम इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज सोर्सेस। सो बेसिकली कंफर्मेशन बायस एंड कल्टीवेशन थ्योरी ये लगभग कुछ आपको सिमिलर लग सकती है। कल्टीवेशन थ्योरी अर्ज करती है कि जो मीडिया है वो सेव करता है किसी पर्सन के सेंस ऑफ रियलिटी को, बिकॉज मैनी एक्वायर इंफॉर्मेशन, जितनी भी वो इंफॉर्मेशन या फिर बहुत ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो एक्वायर करता है उस मीडिएटेड सोर्स से, रेदर देन डायरेक्ट एक्सपीरियंस देयर वर्ड बिकम इन्फ्लुएंस्ड बाय दीस सोर्सेस। ठीक है, तो अगर आपको कोई चीज जो है सोर्सेस से मिल रही है, किसी पर्टिकुलर सोर्स से, किसी पर्टिकुलर न्यूज चैनल से या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन से, बट डायरेक्ट उस सोर्स से नहीं मिल रही है, जो ओरिजिनल सोर्स है वहां से नहीं मिल रही है, बल्कि आपको थर्ड सोर्स से मिल रही है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो मीडिया हो, कहीं से, तो जाहिर सी बात है हो सकता है वो कुछ अपने हिसाब से उन चीजों को मतलब मॉडिफाई करके आप तक पहुंचाए, बट आप इन्फ्लुएंस उन चीजों से ही हो जाते हैं। आप वो जो है ग्राउंड पे रियलिटी को देखने नहीं जाते, डायरेक्ट जिन पर्सन ने डायरेक्ट इसको एक्सपीरियंस किया है उससे आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है, बट आपका कम्युनिकेशन दूसरे से होता है जो उस चीज को उठा के ले आया, न्यूज में बनाया, सनसनी बनाया और वहां से आपको वो चीजें मिली। तो यानी कि एक तरीके से क्या हुआ कि वहां से कोई चीज उठा के लाए मीडिया, उसने अपने हिसाब से उसको कल्टीवेट किया एंड उसको जो है टारगेट पॉपुलेशन तक पहुंचाया, टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाया। तो कल्टीवेशन थियरी इसके बारे में ही बात करती है। होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो कल्टीवेशन थियरी सजेस्ट दैट पीपल हु वुड बी डिफाइंड एज हैवी टेलीविजन व्यूअर सी द वर्ल्ड एज मोर वायलेंट देन इट एक्चुअली इज। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे इससे कल्टीवेशन थियरी जैसे सजेस्ट कहती है कि जो पर्सन जो है ज्यादा मतलब देखते हैं टीवी, मतलब हैवी टेलीविजन व्यूअर होते हैं, उनके हिसाब से वर्ल्ड में ना हर जगह लड़ाई ही दंगे हो रहे हैं, वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, उसको मार रहा है। सेम टाइम पे कभी आप एक्सपीरियंस करके खुद भी देखिए, जब आप बहुत ज्यादा न्यूज देखने लगते हैं तो बहुत ज्यादा निगेटिविटी आ जाती है, लगता है कि अरे आज तो पाकिस्तान उसको मार देगा, आज तो इंडिया उसको उसके ऊपर बम फेंक देगा, चाइना तो यहाँ तक आ गया, वहां तक आ गया। एट द सेम टाइम कुछ दिन अगर आप छोड़ के देखिए तो आपको लगेगा कि हाँ जिंदगी में कितनी शांति है। तो बेसिकली कल्टीवेशन थियरी जो है इसके बारे में ही बात करती है। कम्युनिकेशन जो है ऐसी चीज है जो आप अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट करके पढ़ सकते हैं, बहुत ही मजा भी आएगा, क्योंकि आपको जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको अपने लाइफ में आपने कभी ना कभी उसको एक्सपीरियंस किया होगा, आपने नहीं किया होगा तो किसी को देखा होगा। मतलब ये ऐसी चीज है जो आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड है, तो इसको पढ़ने में भी बहुत मजा आता है, मुझे तो बहुत आता है, आप भी पढ़ेंगे आपको भी आएगा। तो देखिए अगले जो थियरी है वो है कल्चरल स्टडीज। कल्चरल स्टडीज में क्या है, ये वाली थियरी जो है वो सजेस्ट करती है कि जो मास मीडिया रिप्रेजेंट करता है आइडियोलॉजी ऑफ दैट डोमिनेंट क्लास इन सोसाइटी। ठीक है, दे बिलीव दैट मीडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रॉफिट। थियरिस्ट आर क्यूरियस अबाउट द इफेक्ट ऑफ पावर ऑन कल्चर। बेसिकली जो है ये जो कल्चर पे पावर का क्या इफेक्ट होता है, ये थियरी उस बारे में जो है बात करती है। इसमें कहा जाता है कि जो मास मीडिया है वो रिप्रेजेंट करता है आइडियोलॉजी ऑफ डोमिनेंट क्लास, मतलब जो डोमिनेंट क्लास होते हैं, अगर वो हो सकता है कि वो कुछ पॉलिटिकल डोमिनेटेड पीपल हो सकता है कि कुछ वो बॉलीवुड से रिलेटेड, मतलब जो भी उस टाइम की डोमिनेंट क्लास होती है उस सोसाइटी की, उनकी आइडियोलॉजी को जो मीडिया रिप्रेजेंट करने लगता है। ठीक है, कि जैसा वो चाहते हैं उस तरीके से चीजों को बताया जाए, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाए। तो और ये मीडिया इस वजह से वो करते हैं कि ये मतलब प्रॉफिट से इन्फ्लुएंस होते हैं कि हम उनकी बात को बोलेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, लोग सुनेंगे। तो बेसिकली ये वाली जो कल्चरल स्टडीज की है इसमें क्या है कि जो कल्चर है वो पावर से इफेक्ट होता है। ठीक है, डोमिनेट क्लास जो है सोसाइटी का उससे अफेक्ट होता है। ठीक है, इसमें कल्चरल स्टडीज में इतना ही है समझने का। ठीक है, फिर आती है आपकी फेस नेगोशिएशन थ्योरी। फेस नेगोशिएशन थ्योरी जो है उसमें बेसिकली ये थियरी बात करती है, दिस थियरी हाईलाइट कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल डिफरेंस बिटवीन कलेक्टिविज्म एंड इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स। ये थियरी जो हाईलाइट करती है कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल डिफरेंसेस बिटवीन कलेक्टिविज्म एंड इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर के बीच में। Collectivist culture place value on the group and therefore adopt conflict style of avoiding or integrating to give other mutual face. Individualistic culture place value on the individual
and in an attempt to protect self they adopt as dominating conflict style। तो इसमें क्या है कि एक होता है आपका कलेक्टिविज्म एंड एक होता है इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर। कलेक्टिविस्ट कल्चर में क्या होता है कि इसमें आप ग्रुप, मतलब जब आप ग्रुप में होते हैं तो उस तरीके से आप चीजों को, उस तरीके के स्टाइल को आप जो है अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। और जब इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर की अगर बात करें तो इसमें जो है मतलब अपने सेल्फ फेस को वो जो है अडॉप्ट करते हैं। तो इसमें क्या है कि फेस नेगोशिएशन के लिए आप जहाँ पे जाते हैं जिस तरीके से वहाँ का एनवायरनमेंट होता है उस तरीके से आप अपने आप को मोल्ड करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फेस नेगोशिएशन थ्योरी इसके बारे में बात करती है। फिर आती है आपकी हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी। हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी जो है ये बात करती है इट इज ऑल्सो नोन एज अ मैजिक बुलेट थ्योरी, ठीक है। इसको मैजिक बुलेट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो मैजिक बुलेट थ्योरी कहती है कि मीडिया हैज अ पावरफुल एंड डायरेक्ट इफेक्ट ऑन ऑडियंस बाय इंजेक्शन देम विद मैसेज, ठीक है। जो मीडिया है वो एक मतलब पावरफुल और डायरेक्ट इफेक्ट डालती है ऑडियंस पे बाय इंजेक्शन देम विद मैसेज, ठीक है। उनको एक मतलब मैसेज का एक इंजेक्शन लगा के, ठीक है, जो मीडिया होती है वो पावरफुल और मतलब उसको मतलब अपने ऑडियंस को अपने अकॉर्डिंग जो है वो मोल्ड करती है। The hypodermic needle theory no longer carries the respect it once did since its occurring was found to be questionable, ठीक है। बट ये वाली जो थियरी थी वो ज्यादा मतलब सक्सेस नहीं हुई क्योंकि मतलब इसमें बहुत सारी चीजें लोगों ने क्वेश्चन की उसमें लिया कि आप मतलब कैसे बोल सकते हो कि ये थियरी ऐसे है इस तरीके की। तो बेसिकली हाइपोडर्मिक निडल थियरी से आप ये समझ सकते हैं कि मतलब मैजिक बुलेट थियरी को बोलते हैं जो पॉइंट याद करने के, और मीडिया जो है वो पावरफुल और डायरेक्ट इफेक्ट डालती है ऑडियंस पे अपने मैसेज के थ्रू, ठीक है। जैसा उनका मैसेज होता है उस तरीके से जो है ऑडियंस भी मोल्ड होते हैं, ठीक है। मतलब मैसेज का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। तो अगली थ्योरी है वो है हमारी प्राइमिंग। प्राइमिंग refers to the ability of the media to control the interpretation of new information feeding the public prior information, ठीक है। ये ऐसी एबिलिटी होती है मीडिया की जो कंट्रोल करती है इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन, ठीक है। न्यू इंफॉर्मेशन के इंटरप्रिटेशन को कंट्रोल करती है, फीडिंग द पब्लिक प्रायर इंफॉर्मेशन, और पब्लिक को जो है प्रायर इंफॉर्मेशन से फीड करती है। द प्रायर कॉन्टेक्स्ट सेट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस विद इन द ऑडियंस मेंबर व्हिच अल्टीमेटली अफेक्ट देयर जजमेंट। और क्या है सारी थ्योरी में आप देखेंगे जो मास मीडिया से रिलेटेड है उसमें हर घुमा फिरा के बात एक ही है कि वो किस तरीके से जो है ऑडियंस के जजमेंट को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो इसमें भी वही है कि जो मतलब न्यू इन्फॉर्मेशन होते हैं उनके इंटरप्रिटेशन पे उनका कंट्रोल होता है और वो कुछ अलग ही टाइप के इंफॉर्मेशन को पब्लिक को फीड कराते हैं, ठीक है। फिर आती है हमारी प्रोक्सेमिक्स। प्रोक्सेमिक्स थ्योरी जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पिछले अगर आप देखें तो पिछले पेपर में ये पूछा गया था, उसके पिछले साल भी पूछा गया था, सेकंड पेपर में या फर्स्ट पेपर में मुझे इतना नहीं याद है, पर पूछा गया था। तो ये प्रोक्सेमिक्स थ्योरी जो है ये स्पेस से रिलेटेड थ्योरी है, मतलब कितना डिस्टेंस है, ठीक है। थियरी लुक एट हाउ डिफरेंट कल्चर डेवलप एंड डिफाइंड स्पेस, ठीक है। ये थ्योरी बात करती है कि हाउ मतलब डिफरेंट कल्चर जो है वो डेवलप करते हैं पर्टिकुलर डिस्टेंस और स्पेस को। ऑन एन अनकॉन्शियस लेवल पीपल इंटरलाइज थ्री टाइप ऑफ स्पेसेस, ठीक है। और ये थ्री टाइप स्पेसेस जो है आपको मिले थे मैच द फॉलोइंग में आपको मैच कराने के लिए। एक जगह स्पेस दिया, स्पेस का नाम दिया हुआ था व्हाट इज स्पेस एंड उसके क्या क्या है मतलब ये किससे रिलेटेड है वो दिया हुआ था। तो यहाँ पे अगर आप देखें पहला यहाँ पे इंटीमेट स्पेस होता है, देन सोशल एंड कंसल्टेटिव स्पेस, एंड थर्ड जो है वो है पब्लिक स्पेस। तो इंटीमेट स्पेस वो होता है कि जिसमें आप पर्सनल बबल बनाते हैं, जो फ्रेंड एंड इंटीमेट रिलेशनशिप के बीच में जो स्पेस होता है मतलब जिसमें एकदम बिल्कुल क्लोज, ठीक है, वो वाले जो स्पेस होते हैं उनको हम इंटीमेट स्पेस बोलते हैं। देन आता है हमारा सोशल एंड कंसल्टेटिव स्पेस। तो सोशल एंड कंसल्टेटिव स्पेस में क्या होता है, ये वाले स्पेस जो होते हैं वो मतलब जो हमारा सोशल इंटरेक्शन होता है, ठीक है, स्ट्रेंजर से या फिर हम किसी और गैदरिंग में जाते हैं जो हमारे फ्रेंड्स नहीं है बट हम उनको थोड़ा बहुत जानते हैं, वहां पे जो हमारा डिस्टेंस मेंटेन होता है उनसे हम कितनी दूरी पे रह के उनसे बात करते हैं, इमोशनली हम उनसे कितने दूर होते हैं, ये सारी चीजें तो ये होती है हमारी सोशल एंड कंसल्टेटिव स्पेस, ठीक है। सोशल से आप ये समझ सकते हैं कि अगर कहीं आप मतलब बाहर जा रहे हैं बात करने तो वहाँ से जो स्पेस है वो।
और एक जगह तो पूछा गया था कि मतलब पर्टिकुलर मीटर एंड सेंटीमीटर में भी इससे रिलेटेड पूछा गया है, ठीक है। पब्लिक स्पेस जो होता है, पब्लिक स्पेस वेयर इम्पर्सनल एंड एनोनिमस इंटरेक्शन अकर, ईच कल्चर क्रिएट देयर ओन डिस्टेंस फॉर व्हाट दे फील इज एप्रोप्रिएट। पब्लिक स्पेस मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी गैदरिंग्स है और डिफरेंट कल्चर के लोग मिल रहे हैं और डिफरेंट कल्चर के अकॉर्डिंग वो अपने अपना ओन डिस्टेंस क्रिएट करते हैं जैसा वो अपने अकॉर्डिंग ठीक समझते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो जरूर से याद रखना है दिमाग में। फिर आता है हमारा सोशल एक्सचेंज थियरी। सोशल एक्सचेंज थियरी जो है वो बेस्ड होता है हमारे इकोनॉमिक एक्सचेंज पे। जो एक इकोनॉमिक एक्सचेंज होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, मीनिंग द रिलेशनशिप इज इनहैंस्ड बाय सैटिस्फाइंग ईच अदर सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। जो रिलेशनशिप इनहांस होता है मतलब जो हम सेटिस्फाई करते हैं एक दूसरे को उनके सेल्फ इंटरेस्ट से। इन दिस थियरी सेल्फ इंटरेस्ट इज नॉट रिगार्डेड एज बैड थिंग बट रादर एज अ कांसेप्ट दैट बिल्ड द रिलेशनशिप। इसमें जो है सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है, जैसे खुद में इंटरेस्ट, उसको बैड थिंग के अंदर कंसीडर नहीं किया गया है, इसको एक कॉन्सेप्ट की तरह जो है एक्सेप्ट किया गया है जो बिल्ड करता है एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सोशल एक्सचेंज थियरी। सोशल एक्सचेंज थियरी बेसिकली इकोनॉमिक एक्सचेंज फॉर द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ओके। देन आता है हमारा स्पाइरल ऑफ साइलेंस। स्पाइरल ऑफ साइलेंस थियरी क्या बोलती है कि पीपल आर लेस लाइकली टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन इफ दे आर इन माइनॉरिटी, ठीक है। जब कोई पीपल माइनॉरिटी में होता है, ठीक है, तो वो अपने जो इंफॉर्मेशन है, अपनी जो ओपिनियन है उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है या फिर उनको एक्सप्रेस करने से डरता है। दिस इज बिकॉज दे फियर दे विल बी आइसोलेटेड बाय द मेजॉरिटी एंड सफर सोशल रिजेक्शन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें डर लगता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है वो उनको आइसोलेट कर देंगे और उनको सोशल रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। ऐसा आपने जब आप छोटी क्लास में रहे होंगे, जब कभी आप नए इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, आप इसको हर जगह कहीं ना कहीं आप महसूस करेंगे। और इवन जो है हमारा कल्चर है, जो हमारी सोसाइटी है, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि जो माइनॉरिटी होती है, माइनॉरिटी इन द सेंस की जिनकी संख्या कम हो, ठीक है। यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल माइनॉरिटी की बात नहीं करेंगे, बट कहीं कहीं आप भी होते हैं कि आप कहीं नए स्कूल में सपोज आपका एडमिशन हुआ, किसी नए इंस्टीट्यूशन में गए, वहाँ पे पहले से लोग सारे लोग जो है फैमिलियर है और आप वहाँ पे गए तो वहाँ आपको मतलब कोई भी चीज एक्सप्रेस करनी है, कहीं आपको अपनी ओपिनियन देनी है, तो आप वहाँ अपनी ओपिनियन देने से कतराते हो क्योंकि आपको लगता है कि पता नहीं इसको ये लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है, हो सकता है मुझे इससे निकाल दे, मेरे बारे में कुछ तो अजम्पशन बना ले, मतलब बहुत सी चीजें होती हैं, ऐसी चीजें लगती हैं। तो ये वाला जो कैटेगरी है ये स्पाइरल ऑफ साइलेंस में जाता है। स्पाइरल ऑफ साइलेंस समझ सकते हैं कि जहाँ हमें चुप्पी साधना ठीक लगता है कि हाँ हम चुप रहे हैं, ठीक है। और ये बेसिकली उसके साथ होता है, जाहिर सी बात है जो संख्या में कम है उसी को दबाया जाएगा या फिर वो अपने आप में ही दबाव महसूस करेगा, ऐसा ये थियरी बोलती है, ठीक है। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये थे आज के हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्जाम हो, जनरल पेपर का, या फिर होम साइंस यूजीसी नेट एग्जाम हो, या फिर जो आपके एफसीआई एग्जाम के सिलेबस में भी है ये सारी थियरीज। तो होप आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, और कोई भी अपना सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।